हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम वीडियो री एग्जाम के लिए हम कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर यूपीटी पॉलिसी से जितने भी पेपर हुए हैं उनका हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज इसकी दूसरी क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। हमको बताना है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण। तो ऑप्शन ए ओरेकल आर डी बी एम एस, ऑप्शन बी है टैली, ऑप्शन सी है थंडरबर्ड और ऑप्शन डी है जो बुक्स। तो हमको बताना है कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से डेटाबेस का सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए ओरेकल आर डी बी एम एस। ये क्या है? ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? तो टैली टैली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है। क्या है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि, ठीक है, हमको बताना है कि मल्टीटास्किंग टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है, ऑप्शन बी है कई लोग एक कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और ऑप्शन सी है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सीपीयूज के बीच काम को विभाजित कर सकता है। तो हमको बताना है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना बदलना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को हमको बताना है कि किस में बदलना है। तो ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी है सूचना, ऑप्शन सी प्रोग्राम और ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। तो कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सूचना में बदलना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है हमको बताना है। तो ऑप्शन है यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है, ऑप्शन बी है ये सभी, ऑप्शन सी है इसे निश्चित फाइल की उपस्थिति अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख समय पर ट्रिगर किया जा सकता है, ऑप्शन डी है यह निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक पूर्व परिभाषित अवस्था प्राप्त न हो जाती है। तो क्या है कि लॉजिक बम के लिए हमको बताना है कि सही क्या है। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो ये होगा कि यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है फोटोशॉप ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। ठीक है, हमको बताना है कि जो फोटोशॉप है इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को किस कंपनी के पास बेचने का अधिकार है। तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है एप्पल आईएनसी, ऑप्शन सी है ओरेकल कॉर्पोरेशन और ऑप्शन डी है एडोबी आईएनसी। तो फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो वो है एडोबी के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स ये सभी के उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस एक्स, लिनक्स ये सभी किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन है लैपटॉप ब्रांड, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड के प्रकार, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ठीक है, तो क्या है कि ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन है एम एस एक्सेल, ऑप्शन बी है फॉक्स प्रो और ऑप्शन सी है ओरेकल और ऑप्शन डी है एम एस वर्ड। तो कौन सा क्या है कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? तो वो है
क्या है, MS वर्ड क्या है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाइनक्स, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन सी है मोजिला फायरफॉक्स और ऑप्शन डी है एंड्रॉयड। तो कौन, हमको हमको इसमें क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें, तो क्या है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या ये क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें सोर्स कोड भी सभी के लिए ओपन हो ओपन। ठीक है, क्या है कि ओपन सोर्स में क्या होता है कि ओपन सोर्स में जो सॉफ्टवेयर होता है उसके उसका जो सोर्स कोड होता है वो सभी के लिए ओपन ओपन होता है, जिसमें कोई भी क्या है अपनी इच्छा अनुसार कोड को एडिट कर तथा संशोधित कर क्या है अपने अनुसार उसको फिर से बना सकता है। ठीक है, तो लिनक्स क्या है, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो ये भी ओपन सोर्स क्या है, ये ब्राउजर है। ठीक है, एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है डिस्क डिफ्रैगमेंटर और ऑप्शन डी है विजुअल बेसिस। तो हमको बताना है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन है इसमें से, तो वो है विजुअल बेसिस। ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहा जा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि विजुअल बेसिस क्या है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है टर्बो C++ की सहायता से क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउजर कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है फायरफॉक्स मोजिला, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट इडेज, ऑप्शन डी है नेटस्केप नेविगेटर। तो वेब ब्राउजर कौन नहीं है इसमें, तो कौन नहीं है इसमें, तो ये क्या है, गूगल क्या है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। ठीक है, तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से टैब में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। तो ऑप्शन है होम, ऑप्शन बी है डिजाइन, ऑप्शन सी है रिव्यू और ऑप्शन डी है इंसर्ट। तो किसमें होती है ये सब, तो ये सब होती है होम होम टैब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध अनुरोध करता है। तो ऑप्शन है एक्सेस, ऑप्शन बी है ब्रिज, ऑप्शन सी है क्लाइंट और ऑप्शन डी है कैप्चा। तो क्या होता है वो, तो वो होता है क्लाइंट। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर के से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्लाइंट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। ठीक है, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताए। तो ऑप्शन ए है C25K, ऑप्शन बी है अल्फागो, ऑप्शन सी है ओडिक्यो और ऑप्शन डी है ब्लू। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो वो है क्या है, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने के लिए गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम क्या था, तो वो था अल्फागो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण बताना है। तो उदाहरण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे विंडोज 10 है, विंडोज 10, एडोबी प्रोफेशनल लिब्रे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन डी है नॉर्टन एंटीवायरस। तो इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा
लिब्रे ऑफिस ये क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन है विंडोज, ऑप्शन बी है एमएस ऑफिस, ऑप्शन सी है यूनिक्स और ऑप्शन डी है लाइनक्स। तो कौन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें, तो वो है क्या, तो ये है एमएस ऑफिस। क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। यूनिक्स क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनक्स क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछा है, ये 2 बार क्वेश्चन, ये ग्राम पंचायत अधिकारी में और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन वो भी ग्राम पंचायत अधिकारी में ही पूछा गया था। ठीक है, तो लिनक्स, ऑप्शन बी है एमएस डॉस, ऑप्शन सी एमएस वर्ड और ऑप्शन ए यूनिक्स। तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें, तो वो क्या होगा, एमएस वर्ड। क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, जो वर्ड प्रोसेसिंग करता है। यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये एक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी है कंप्यूटर त्रुटि, ऑप्शन सी है डिजाइन बनाना और ऑप्शन डी है कंप्यूटर डाटा। तो कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है, तो ये क्या है, कंप्यूटर त्रुटि। कंप्यूटर भाषा में बग क्या क्या मतलब होता है, कंप्यूटर त्रुटि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क और ऑप्शन डी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो कौन सा है कि जो पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा क्या है, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, वो क्या है, तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और जिसको हम वीपीएन भी बोलते हैं। आप लोग मोबाइल में देखे होंगे कि वीपीएन का ऑप्शन दिया रहता है, या आप लोग वीपीएन कनेक्ट करने के लिए कोई आप सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है एनकैप्सुलेशन और ऑप्शन सी है इनहेरिटेंस और ऑप्शन डी है क्लास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो वो होगा कैप्सुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता प्रभावित नहीं करता। ठीक है, निम्नलिखित में क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन है संकेत छेड़न, ऑप्शन बी है बहुपात फाइडिंग, ऑप्शन सी अवशोषण और ऑप्शन ए संयोजन। तो कौन क्या है जो वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, तो क्या कौन सा प्रभावित नहीं करता, तो है संकेत छेड़न। ये क्या है, ये वायरलेस की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हब, ऑप्शन बी है रिपीटर, ऑप्शन सी है ब्रिज और ऑप्शन डी है राउटर। ठीक है, तो क्या है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो हब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है एडीएसएल डेटा दरों को अंतिम प्रयोगकर्ता से केंद्र कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। ठीक है, क्या है कि एडीएसएल डेटा दरों को आंतरिक प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्य स्थल तथा ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तथा अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो ऑप्शन है उच्चतर, ऑप्शन बी है निम्नतर, ऑप्शन सी है बराबर और ऑप्शन डी है उच्च या निम्न स्तर प्रदाता और डेटा संचरण परिमाण ट्रैफिक पर निर्भर। तो क्या होगा कि एडीएसएल क्या करता है, तो वो उच्चतर डेटा दरों को आंतरिक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खाली स्थान था, यहाँ पे उच्चतर
डेटा स्तरों को प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा यहाँ पे खाली स्थान है पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति से अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदान करती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन है विद्युत, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकत्व और ऑप्शन डी चुंबकत्व। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा कि डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किसका, प्रकाश पर निर्भर होता है। ठीक है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने के सक्षम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पहला दूरसंचार उपकरण था, हमको बताना है कि कौन था। तो ऑप्शन ए टेलीफोन, ऑप्शन बी टेलीग्राफ, ऑप्शन सी है कंप्यूटर और ऑप्शन डी है टेलीविजन। तो पहला दूरसंचार उपकरण कौन था, तो वो था टेलीग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई थी। कब, तो 1850 में पहली बार क्या हुआ था, तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हब और कोलकाता के बीच में शुरू हुई थी। ठीक है, कब, 1850 में तार लाइन टेलीग्राफ क्या, कहाँ से, तो ये डायमंड हार्बर होगा, डायमंड हार्बर से कहाँ तक, और कोलकाता तक। डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म्स है जिसका पूर्ण रूप है। ठीक है, आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म्स है जिसका पूर्ण रूप है। तो हमको बताना है कि आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन है इंटरनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है इंट्रानेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईटी का फुल फॉर्म होता है आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। तो ऑप्शन है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है, तो कौन सा होगा, तो वो होगा आप क्या है कि प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किया जा सकने वाले डेटा की मात्रा का मापन है। ठीक है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किया जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है। तो ऑप्शन है कैश, ऑप्शन बी है कैलिबर, ऑप्शन सी है बैज और ऑप्शन डी है बैंडविड्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो क्या है कि बैंडविड्थ किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण या डाटा ट्रांसमिशन
की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है, डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बैंड, ऑप्शन बी है बैंडविड्थ, ऑप्शन सी है बाइट और ऑप्शन बी है बिट। ये क्या है? ये ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा बैंडविड्थ। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति किस में नापी जाती है? तो वो बैंडविड्थ में नापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता पर परीक्षण करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन डी है नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये भी ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ 2018 में क्वेश्चन है। तो पिंड कमांड क्या का उपयोग क्या होता है? तो वो होता है कि किसी भी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी है डायोड, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ऑप्शन डी है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वो होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होता है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी डीएसएल का है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता आपको बताना है। तो ऑप्शन है आईपी पता, ऑप्शन बी है कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन सी है वर्क ग्रुप का नाम और ऑप्शन डी है या सभी। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो वो होता है वर्क ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण से में डेटा हस्तांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो ऑप्शन है हेलिक्स, ऑप्शन बी विजार्ड, ऑप्शन सी है बाउंस और ऑप्शन डी है बफर। तो क्या होता है कि किसी बहुकार्यन तंत्र में, यहाँ पे खाली स्थान है, तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा होती है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा हस्तांतरित करने से पहले डेटा प्रकलन कर सके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वो होगा क्या है? बफर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी बहुकार्यन तंत्र में बफर रैम की एक निश्चित मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर में पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है लिंक्डइन और ऑप्शन डी है व्हाट्सएप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वो होगा लिंक्डइन। क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लिंक्डइन क्या है कि एक मीडिया साइट है जो मुख्य रूप से दुनिया भर में पेशेवरों से जुड़ने तथा पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ईमेल का पूर्ण रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है एक्सट्रीम मेल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक मेल और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ऑप्शन डी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेल है, यहाँ पे सेल नहीं है। ठीक है, मेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर्स
नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। ठीक है, को बताना है कि ईमेल में किस चिन्ह का प्रयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ये संबोधन का चिन्ह है, ऑप्शन बी हैश और ऑप्शन डी है एंड का, सॉरी ऑप्शन सी है एंड का चिन्ह है और ऑप्शन डी है एट द रेट। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो एट द रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ईमेल, ऑप्शन बी एसएमएस, ऑप्शन सी है स्पीड पोस्ट और ऑप्शन डी है रजिस्टर पोस्ट। तो हमको बताना है कि वो कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन है वो, तो वो है ईमेल। ठीक है, क्या है ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक क्या है, एक सर्विस है जो यूजर्स को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या है संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा इसमें ईमेल फील्ड, ओ सॉरी, कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है। तो पहला है फ्रॉम, ऑप्शन दूसरा है टू, तीसरा है सब्जेक्ट और चौथा है सेव। तो कौन सा होगा इसमें, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है एक दो एंड तीन, स्लैश करके दिया है एक दो और तीन, ये दो दो बार हो गया है। इसको काट दीजिए, ये दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक दो तीन, ऑप्शन बी है दो तीन चार, ऑप्शन सी है एक दो चार और ऑप्शन डी है एक दो चार। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, ये भी एक आई होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो वो होगा एक दो तीन, यानी क्या है ईमेल हेडर में क्या होता है, फ्रॉम होता है, टू होता है, सब्जेक्ट होता है, सेव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन है ईमेल में बी, यहाँ पे बीसीसी होगा, बीसीसी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन है बल्क कस्टम कॉपी, ऑप्शन बी है ब्रिग क्रिएट कॉपी, ऑप्शन सी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ऑप्शन डी है ब्लाइंड क्रिएट कॉपी। तो बीसीसी का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। है संक्षिप्त नाम यूआरएल का क्या अर्थ है। ठीक है, यूआरएल का हमको फुल फॉर्म बताना है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनी यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ईमेल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है टेलनेट एसएमटी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन यहाँ पे और होगा, ऑप्शन बी है एसएमटीपी और पीओपी, ऑप्शन सी है पीओपी और एफटीपी, ऑप्शन सी डी है टेलनेट और एफटीपी। तो ईमेल के लिए निम्नलिखित से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो वो है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो एसएमटीपी और पीओपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है। ठीक है, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है। तो ऑप्शन है पीओपी सर्वर, ऑप्शन बी है डेटाबेस सर्वर, ऑप्शन सी है डोमेन सर्वर और ऑप्शन डी है एसएमटीपी सर्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा पीओपी सर्वर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जो क्या होता है कि जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने
में सहायक है। ठीक है, ठीक है। यह प्रोटोकॉल क्या होता है कि ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पहला है यूडीपी, दूसरा है एसएमटीपी, तीसरा है पीओपी और चौथा है आईएमएपी। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा क्या है, एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, पीओपी का भी प्रयोग किया जाता है और आईएमएपी का भी प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल होते हैं। ठीक है, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल होते हैं। तो पहला है टू, दूसरा है सेव, तीसरा है सीसी, चौथा है बी बीसीसी होगा यहाँ पे बीसीसी। ठीक है, तो आप कौन सा क्या है ईमेल हेडर के फील्ड में शामिल है, तो कौन सा शामिल है, तो वो होगा क्या है कि टू भी शामिल रहता है, सीसी भी शामिल होता है और बीसीसी भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए एमएनपी, ऑप्शन बी है आईएसपी, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी है सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, तो कौन सा है, तो वो होगा आईएसपी। ठीक है, आईएसपी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है। ठीक है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन बी है सॉरी यहाँ पे बी है और ये सी है पटना और ऑप्शन डी है मुंबई। तो ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, कहाँ वाईफाई का नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है। तो यहाँ पे खाली स्थान है, तो ऑप्शन ए एच टी टी पी, ऑप्शन बी है एस एम टी पी और ऑप्शन सी है एस एल आई पी और ऑप्शन डी इनमें से और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड में पहुंच सकता है, तो कौन सा होगा, तो वो होगा एच टी टी पी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एच टी टी पी, एच टी टी पी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे एच टी एम एल का विस्तृत रूप है। ठीक है, एच टी एम एल का विस्तृत रूप बताना है, तो एच टी एम एल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्शन है हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका उपयोग किस लिए होता है, तो इसका उपयोग होता है क्या है, वेब पेज बनाने के लिए एच टी एम एल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्शन है टिम बर्सन ली, ऑप्शन बी है मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी है आर सैम्यूल टॉमलिंसन और ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब का क्या है, डब्ल्यू 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 का आविष्कार किसने किया था, डब्ल्यू 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 का आविष्कार किसने किया था, तो वो होगा टिम बर्सन ली।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ठीक है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो ऑप्शन है आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी है ईमेल एड्रेस, ऑप्शन सी है स्ट्रीट एड्रेस और ऑप्शन डी है यूजर आईडी। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो वो होती है आईपी एड्रेस से। ठीक है, आईपी एड्रेस से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आईपी। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़े होती है, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी और ऑप्शन डी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? ठीक है, मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय किसका है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें होगा हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, अगला है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। और ऑप्शन ए एड्रेस लाइन पर, ऑप्शन बी है डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन बी है डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन सी है डाटाबेस पर और ऑप्शन डी है ये सभी पर। तो क्या है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? तो वो होता है डिस्क स्पेस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है। तो चलिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए है 10010011, ऑप्शन बी है 10011011, ऑप्शन सी है 10110011 और ऑप्शन डी है 10001111। ठीक है, तो हम कैसे इस 147 को कैसे हम बाइनरी नंबर में इसको तोड़ेंगे? ठीक है, तो उसको हम ये इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि 147 को क्या है, दशमलव संख्या 147 के बाइनरी संख्या में हमको बदलना है। तो दशमलव संख्या यानी क्या होता है वो? तो वो होता है डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर को हमको किस में बदलना है? बाइनरी नंबर में। तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? तो वो 10 होता है। तो 147 ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको हम बाइनरी नंबर में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? तो 2 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहले 147 यहाँ पे लिख देते हैं और फिर जैसे हम लोग लॉसा निकालते हैं, जैसे हम लोग लॉसा निकालते हैं वैसे ही हम इसको भाग करेंगे और जो यहाँ पे शेष आएगा उसको हम यहाँ पे इसके नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 2 7 14 और 2 3 6, कितना बचा? शेष 1 बचा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, 2 3 6 और 2 6 12, फिर कितना बचा? तो 1 बचा। फिर 2 से करेंगे तो अब कितनी बार जाएगा? 2 1 2 और 2 8 16, कितना बचा? 0 बचा। ठीक है, पूरा पूरा कट गया तो 0 बचा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, फिर कितना बचा? 0 बचा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8, कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 दूना के 4, कितना कट गया? 0 आया। फिर 2 से फिर एक बार भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो 0 बार में जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे 0 बार में नहीं, 2 1 2 1 बार में जाएगा। तो कितना हासिल बचा? 0। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, दो तब बाइनरी नंबर को लिखने के लिए क्या करते हैं? तो हम नीचे से ऊपर की संख्याओं को हम लिखते हैं। ठीक है, एक बचा है ना, तो अगर हम बाइनरी नंबर को इसको लिखना चालू करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? तो ये जो एक बचा है, ये शेष, ये क्या है? हम यहाँ से इसको लिखना चालू करेंगे एक को लेके। तो कैसे एक आएगा? तो पहले एक आएगा, फिर 0 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 2 0 और 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी अंक। तो इसका बेस कितना होता है? तो इसका बेस होता है 2। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है बाइनरी संख्या प्रणाली प्रणाली को यह भी कह सकते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए बेस 2 संख्या प्रणाली, ऑप्शन बी है बेस 8 संख्या प्रणाली, ऑप्शन सी है बेस 16 संख्या प्रणाली और ऑप्शन डी है बेस 10 संख्या प्रणाली। तो बाइनरी संख्या प्रणाली को क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं क्या है? तो बाइनरी में क्या होता है? बेस 2 होता है, तो बेस 2 संख्या प्रणाली इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है। ठीक है, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। तो कितनी है? तो बाइनरी संख्या में दो क्या है? दो प्रतीक क्या है? सही होते हैं। ठीक है, प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कौन कौन सा? तो होता है 0 और 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है 3A16, ऑप्शन बी है 14870, ऑप्शन सी है 11101 और ऑप्शन डी है 35026। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण कौन इसमें सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या आता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? ठीक है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? तो ऑप्शन है ASCII, ऑप्शन बी है होलरिथ कोड और ऑप्शन सी है EBCDIC और ऑप्शन डी है ISCII। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा क्या है? तो ASCII, ASCII ये क्या है? ये क्या है? ये कोड प्रयोग किया जाता है और ये समस्त विश्व में क्या है? स्वीकार भी है। ठीक है, ASCII ये क्या होता है? ये कोड स्वीकार होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगला है कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ऑप्शन है कोबोल, ऑप्शन बी है फोर्ट्रान, ऑप्शन सी है पास्कल और ऑप्शन डी है लोटस। तो कंप्यूटर प्रणाली में कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है इसमें? तो कौन नहीं है? तो वो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी लोटस। क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, अगला है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी है बैंडविड्थ, ऑप्शन सी आवृत्ति और ऑप्शन डी है फ्लॉप्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वो होगा क्लॉक स्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश को उसमें प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उप का समन्वय करता है। ऑप्शन बी है यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालकों को नियंत्रित करता है और ऑप्शन सी है यह एक ऐसा क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है और ऑप्शन डी है ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालक प्रणाली के बीच एक फलक उपलब्ध कराता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ये असत्य है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन
प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है पर्ल, ऑप्शन बी है रूबी, ऑप्शन सी है पाइथन और ऑप्शन डी है सी। तो कौन नहीं है? तो निम्नलिखित क्या है? तो प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश यानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन नहीं है? तो वो है सी नहीं है। ठीक है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो ऑप्शन है सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिव सी, ऑप्शन सी है सी हैश और ऑप्शन डी है ए एट द रेट। तो कौन नहीं है? तो ये ए एट द रेट नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशनों के लिए अभिष्ट है? तो ऑप्शन ए है फोर्टान, फोर्ट्रान, ऑप्शन सी है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सी लैंग्वेज और ऑप्शन डी है एडा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि एडा है। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभिष्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? उपयोगी है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन है व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन बी है ग्राफिक कार्य, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबोल क्या है? एक व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए उपयोग व्यावसायिक भाषा के सॉरी कोबोल भाषा क्या है? एक व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कंपाइलर है। कंपाइलर है तो ऑप्शन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर का भाग, ऑप्शन सी है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम और ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है? तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर का भाग है और एक हाई लेवल से मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन है बेसिक, ऑप्शन बी है फोर्ट्रान, ऑप्शन सी है कोबोल और ऑप्शन डी है पास्कल। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ऑप्शन है बेसिक, ऑप्शन बी है कोबोल, ऑप्शन सी है फोर्ट्रान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसमें कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है? तो वो है फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है एम एस वर्ल्ड किसका उदाहरण है? एम एस वर्ल्ड किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग डिवाइस का और ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन डी है इनमें से इनपुट डिवाइस का। तो क्या है एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन बी है सिस्टम वायरस, ऑप्शन सी है फाइल वायरस और ऑप्शन डी है डिस्क वायरस। तो कौन इसमें क्या है वायरस का प्रकार नहीं है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्क वायरस। ठीक है, अगला है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है तो ऑप्शन है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऑप्शन बी है ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके प्रभावित करे, ऑप्शन सी है उपयोग दोनों और ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है उसको हम बताना है तो क्या होगा? तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।